ओके जी, देखिए बेटा, हमारे पास कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा कंसोलिडेशन, और उसमें एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये वो वाली आइटम होती है कि जिसके ऊपर एंटिटी का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के दो मेथड है इनिशियली। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट, बल्कि इनिशियली या सब्सिक्वेंटली एक ही हम बता देते हैं क्वेश्चन के अंदर मेथड, कि किस मेथड के साथ हम एनसीआई को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये मेंशन्ड होता है एनसीआई को हम किस मेथड से रिकॉर्ड कर रहे हैं। दो बेटा हमारे पास मेथड है, एट नंबर 1 एट फेयर वैल्यू, नंबर 2 प्रोपोर्शन। फेयर वैल्यू का दूसरा नाम है फुल गुडविल मेथड, और प्रोपोर्शन का नाम है पार्शियल गुडविल मेथड। ओके, तो फेयर वैल्यू के ऊपर अगर आप एनसीआई को टेस्ट करते हैं या एनसीआई को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, और अगर आप पार्शियल के ऊपर करते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, ये भी हमने थोड़ी देर में सीखना है। देखिए बेटा, ये या तो आपको सिंपली क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि एंटिटी जो है वो एनसीआई को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करती है, एंटिटी जो है वो एनसीआई को पार्शियल वैल्यू पर रिकॉर्ड करती है, या फिर वो क्वेश्चन में मेंशन कुछ नहीं करेगा। अगर तो मेंशन कर दे तो फिर जो भी तरीक़ेकार उसने मेंशन किया हो, और अगर मेंशन कुछ ना करे तो फिर हमने कंसीडर करना है एट फेयर वैल्यू, क्योंकि आजकल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। ये चीज़ काफ़ी पुरानी है, प्रोपोर्शनल जो है या पार्शियल गुडविल जो है काफ़ी पुरानी है, लेकिन स्टिल इट इज़ इन यूज़, तो इस वजह से हम इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन अगर कर दें एट फेयर वैल्यू या एट पार्शियल तो उस हिसाब से, और अगर कुछ भी मेंशन ना करे तो एट फेयर वैल्यू। अच्छा, अब हम कहते हैं जनाब फेयर वैल्यू के हिसाब से कोई भी जो क्वेश्चन है आप उसको किस तरीके से लेके जा सकते हैं। जनाब ये फेयर वैल्यू आपके पास, हम कहते हैं जनाब फेयर वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है कि जितने भी सब्सिडरी के शेयर होंगे, सब्सिडरीज शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, जो भी उस टाइम इनका शेयर्स का रेट होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे हम n परसेंटेज, यानी कि एनसीआई का जो परसेंटेज होगा। जैसे पेरेंट 80% है तो एनसीआई कितने परसेंट होगा, 20% होगा। ओके, इसको हम लोग कहते हैं जी फेयर वैल्यू पे हमने क्या कर लिया, एनसीआई को रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर? सर ये वो शेयर्स हैं जिनको पेरेंट कंपनी ने परचेज? नहीं, ये वो शेयर्स हैं जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो पेरेंट कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ इन शेयर्स की बात कर रहे हो जी, ये वो सारे के सारे शेयर्स हैं जी, जी सारे के सारे शेयर्स हैं, इस वजह से तो हमने n% से मल्टीप्लाई किया। सर ये जो रेट होगा ये मार्केट रेट जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा एट एक्विजिशन, जो भी उसका रेट चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, और अगर हम बात करते हैं जनाब ये प्रोपोर्शनल मेथड की, तो प्रोपोर्शनल मेथड के अंदर जनाब सिंपल सी एक चीज़ है कि जितना भी आपका कंपनी का यानी कि सब्सिडरी का शेयर बन रहा होगा, या सब्सिडरीज इक्विटी अगर आप बात कर लें, सब्सिडरी की इक्विटी जितनी बन रही होगी, ठीक है, एट एक्विजिशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग n% के साथ। एक्विजिशन डेट पे जितनी सब्सिडरी की इक्विटी बन रही होगी उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे n% के साथ, ठीक है। इक्विटी में कौन कौन सी चीजें आएगी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, गॉट इट। उसके अलावा भी एडजस्टमेंट्स आएंगी, वो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किस तरीके से करना है। जी बेटा, ये क्लियर है दोनों फार्मूलास। अब दोनों फार्मूला से हम एक एक एग्जाम्पल करते हैं। दिस इज पेज नंबर 555, और इसमें एग्जाम्पल नंबर 10 है जी, पहले सबके सामने है। पेज नंबर 555, एग्जाम्पल नंबर 10, पोर्ट लिमिटेड के नाम से कहता है जनाब आपके पास, पोर्ट लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ सोर्ट लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर 9,80,000 million. SL has 50 million shares in issue and the market value of one share is in SL was 24 and 26 on 1 January 2022 and 31 December 2022 respectively. तो जब एक्विजिशन की डेट पे जब आपने एक्वायर किया था तो उस टाइम पे मार्केट रेट कितना था,
24 और रिपोर्टिंग डेट पे आपके पास मार्केट रेट कितना था 26। तो हम जब स्टार्ट पे लेते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हम देखते हैं कि जनाब मैं किस चीज़ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कौन सी वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे या पार्शियल पे, तो वो हम इनिशियल में लेते हैं, स्टार्ट में लेते हैं, ठीक है। तो जब इनिशियली हमने देखा 1 जनवरी 2022 के लिए, तो आपके पास कितना बन गया 24। ओके, अब यहाँ पे कहते हैं द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट एक्वायर्ड इन एसएल ऑन 1 जनवरी 2022 हैज बीन मेजर्ड एट 1100 मिलियन। अब वो जितने भी उसके नेट एसेट्स थे, और हमें पता है कि नेट एसेट किसके बराबर होता है, इक्विटी के बराबर होता है, तो नेट एसेट जनाब जितने भी थे उसके कितने थे 1100 के बराबर थे ओपनिंग। तो हम क्या कहेंगे, सब्सिडरीज इक्विटी एट एक्विजिशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपनिंग नेट एसेट। इसको हम लोग क्या कह देंगे, ओपनिंग नेट एसेट्स, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कहता है जनाब कैलकुलेट आपने करना है, कैलकुलेट गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी है वैसे क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर उसने लिखा होगा एनसीआई इज रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। तो अब यहाँ पे आपने बताना है गुड वैल्यू की अमाउंट। तो गुड वैल्यू यहाँ पे हमने निकालनी है, गुडविल। अब गुडविल में हमने देखना यह है कि हमने कितने पैसे दिए, एनसीआई ने कितने पैसे दिए, और एसेट्स की नेट वैल्यू कितनी थी, ठीक है। और ये गुडविल का कौन सा मेथड है, ये गुडविल का मेथड है फुल गुडविल मेथड। यानी कि इसमें हमने जब गुडविल निकालनी है तो इसमें हमने एनसीआई को किस पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, फुल गुडविल मेथड पे हमने रिकॉर्ड करना है। तो अब आते हैं जरा देखते हैं कि हमने कितना पैसा दिया, एनसीआई ने कितना पैसा दिया, और उसके बाद आ जाएगा वो टोटल पैसा जो कि सब्सिडरी को मिला, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो नेट एसेट्स थे वो कितने थे और उनका डिफरेंस देखेंगे। अगर हमने पैसा ज़्यादा दिया हुआ, नेट एसेट्स कम थे, तो हम क्या मान लेंगे कि जनाब गुडविल आपके पास आ गई पॉजिटिव, और अगर हमारा पैसा कम था और नेट एसेट्स ज़्यादा थे तो हम उसको क्या मान लेंगे, गुडविल नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव का इम्पैक्ट अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो एनीवेज अब देखते हैं हमने कितना पैसा दिया जनाब, इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट, उसने ऊपर बता दिया जनाब कितना पैसा उसने दिया, 9,80,000, 980, 980 मिलियन। एनसीआई ने कितना पैसा दिया, एनसीआई फुल गुडविल मेथड पे हमने रिकॉर्ड करना है, तो उसका मेथड क्या था, फॉर्मूला सब्सिडरीज शेयर्स, कितने शेयर हैं जनाब सब्सिडरी के 50 मिलियन, मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है जनाब एक्विजिशन पे 24, और एनसीआई का रेट कितना है 20%, 0.2। जी आंसर 240 जनाब, ये 240 हमारे पास आ गया। ये वो पैसे हैं जो टोटल पैसे जो किसको मिले हैं, सब्सिडरी को मिले हैं। जरा इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1220। इसमें से हम लोग 1220, इसमें से हम लोग लेस करवा देंगे किस चीज को, नेट एसेट को एट एक्विजिशन 1100 जी, रिमेनिंग 120। ये मेरे पास आ गई गुडविल। ओके, अच्छा अब दूसरा मेथड यहां पे देख लेते हैं। इससे बिल्कुल नीचे वाली एग्जांपल चार्ट लिमिटेड के नाम से जनाब, सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है क्या, कैलकुलेट द गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एनसीआई इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ सब्सिडरीज आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स। ओके, इसमें भी एट 80% 20% है, 980 उसकी इन्वेस्टमेंट है, 50 मिलियन के शेयर्स हैं। ओके, और उसने कहा जनाब ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड इन एसएल ऑन 1 जनवरी 2022, यानी कि ओपनिंग नेट एसेट मतलब सब्सिडरीज इक्विटी एट एक्विजिशन कितनी है जनाब आपके पास 1100। ठीक है, अब यहाँ पे हमें शेयर्स का पता होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हमें अगर वो शेयर ना भी बताता तो कोई मसला नहीं था। यहाँ पे हमें रेट का पता ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी, ओपनिंग नेट एसेट्स यानी कि इक्विटी जितनी थी एक्विजिशन पे उसको मल्टीप्लाई सिंपली करवा देंगे n% के साथ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे गुडविल के लिए कौन सा मेथड है जी। गुडविल के लिए हम कहते हैं जी पार्शियल मेथड है।
पार्शियल मेथड में आप एनसीए को रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडरीज इक्विटी एट एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय n%। तो सबसे पहले देखेंगे जनाब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 980 मिलियन की। एनसीआई कैसे निकालेंगे, एक्विजिशन की डेट पे जितनी ओपनिंग नेट एसेट्स थे, उसने कहा जनाब 1100 थे, हमने कहा जी ठीक है 1100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20% के साथ, 220 आ गए। तो कितने पैसे बन गए ये, 1200 बन गया। इसमें से लेस करवाएंगे नेट एसेट्स, 1100 माइनस करवाएंगे 100, ये आपकी आ गई गुडविल। तो एक चीज आपने यहां पे नोट की, एनसीआई जितना ज्यादा होगा गुडविल भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, अगर एनसीआई ज्यादा है तो गुडविल भी ज्यादा, एनसीआई कम है तो गुडविल भी कम, क्योंकि हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। जी सर ये जो गुडविल है इसका 80% अपने पास रिकॉर्ड करेंगे? अभी आपको बताते हैं इसके बारे में। गुडविल आपके पास 100% जाएगी आपके कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, और इसके ऊपर इम्पेयरमेंट चार्ज होगी, ये अमोर्टाइज नहीं होती, ठीक है, इसके ऊपर इसका इम्पेयरमेंट टेस्ट किया जाता है। अब इम्पेयरमेंट जो टेस्ट होगा या तो उसकी अमाउंट बताई होगी या उसकी रेट उसका बताया होगा, हम गुडविल को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जनाब इम्पेयरमेंट आपने किस किस बंदे को कितनी कितनी चार्ज करनी है। हमारे पास 2 ही एंटिटीज़ हैं, नंबर 1 या 3 एंटिटीज़ हैं, नंबर 1 पेरेंट, एनसीआई, सब्सिडरी। सर लेकिन जो हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको तो हम रिकॉर्ड नहीं करते। जो आपके पास IFRS 3 है ना, जो आपके पास IFRS 3 है जिसको बिजनेस कम्बिनेशन कहते हैं, उसमें वो सेल्फ क्रिएट, सुन लें आप IFRS 3 पढ़ा? हाँ, आपके वो सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन कंसोलिडेशन के अंदर उनकी चीज़ें भी आती हैं। तो IFRS 3 जो है वो हमें बताता है सिंपली कि बिजनेस कम्बिनेशन के अंदर अगर आपका सेल्फ जनरेटेड ब्रांड है तो वो भी आपका वो समझा जाएगा, एक मतलब इंटेंजिबल एसेट समझा जाएगा। ओके जी, वैसे भी ये परचेज है, ये सेल्फ जनरेटेड नहीं है, आप सब्सिडरी की गुडविल परचेज कर रहे हैं। ओके, ये सेल्फ मतलब खुद से नहीं है, बिजनेस आपका नहीं है। नहीं बेटा भी रुको ज़रा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे आगे तो थोड़ा सा चलने दो, मैं भी आपको बताता हूँ, अल्लाह की कसम 10 पे जाऊँगा। अच्छा, अब हमने कहा जी एनसीए को हमने रिकॉर्ड किया किस पे, फेयर वैल्यू पे, ऐसा ही है। एनसीए को जब हमने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया और हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है जनाब हमने किस पे रिकॉर्ड कर लिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया इसको प्रोपोर्शन पे। तो हम कहते हैं कि जनाब अगर आपने एनसीआई को प्रोपोर्शन पे रिकॉर्ड किया तो नो गुडविल इम्पेयरमेंट फॉर एनसीआई। देखिए गुडविल तो कंसोलिडेटेड आइटम है, ठीक है, गुडविल तो आपका एसेट बन गया कंसोलिडेटेड, ये आपकी आइटम है, आप इसको ले जाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एंटिटी का कंट्रोल अगर मोर देन 50% हो तो एंटिटी कंट्रोल पूरी की पूरी कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उन सारी के सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को लेके आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने शुरू में पढ़ लिया था, कल की क्लास में पढ़ लिया था। तो एसेट जो है वो गुडविल वो 100% क्या होगा, किसको चार्ज करेंगे हम लोग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग चार्ज करेंगे। ओके, सेकंड नंबर पे अब रह जाती है बात इम्पेयरमेंट की। इम्पेयरमेंट किसके ऊपर चार्ज होती है, गुडविल के ऊपर, गुडविल की वैल्यू में कमी लेके आती है इम्पेयरमेंट। अब हमने देखना यह है कि जो इम्पेयरमेंट का एक्सपेंस है हमने किस किस को चार्ज करना है। हम कहते हैं जनाब अगर तो गुडविल आपने रिकॉर्ड की थी या एनसीआई आपने रिकॉर्ड किया था एज एट पार्शियल गुडविल मेथड, तो इम्पेयरमेंट का जो एक्सपेंस है वो एनसीआई को बिल्कुल नहीं जाएगा, वो सारे का सारा एक्सपेंस किधर जाएगा, पेरेंट को जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि जनाब अगर आपके पास जो गुडविल के ऊपर, जो गुडविल तो कंसोलिडेटेड आइटम है वो तो अलग से है, ठीक है, वो तो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंसोलिडेटेड, लेकिन जो इम्पेयरमेंट का एक्सपेंस है
अब वो हमने देखना है कि किस किस को हमने चार्ज करना है। तो हम कहते हैं जनाब अगर तो NCI रिकॉर्ड किया था आपने पार्शियल गुडविल मेथड के ऊपर, तो आप जो गुडविल का इम्पेयरमेंट एक्सपेंस आएगा उसमें किसी किस्म की कोई गुडविल आपने चार्ज नहीं करनी NCI को। सारी की सारी गुडविल किसको चार्ज होगी? पेरेंट को। सॉरी, सारी की सारी इम्पेयरमेंट किसको चार्ज होगी? पेरेंट को चार्ज होगी। ठीक है, पेरेंट अपना एक्सपेंस बना लेगा, इम्पेयरमेंट सारे का सारा 100% इम्पेयरमेंट। लेकिन अगर आपने गुडविल चार्ज की है एट फेयर वैल्यू, तो फिर इसमें हम कहते हैं N% ऑफ इम्पेयरमेंट फॉर NCI और P% ऑफ इम्पेयरमेंट फॉर पेरेंट। अगर फेयर वैल्यू पे है तो N% जो इम्पेयरमेंट, लेट सपोज इम्पेयरमेंट आपके पास आ गई, गुडविल आपने 120 चार्ज की थी, हमने कहा जिसका 10% इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लें, तो इम्पेयरमेंट कितना आया? 120 का 10% 12। ठीक है, अब लेट सपोज हमने चार्ज की थी गुडविल एट फेयर वैल्यू, तो आप पेरेंट को कितना एक्सपेंस दोगे? जी, पेरेंट को इम्पेयरमेंट एक्सपेंस कितना दोगे? 12 का 80%, वो कितना बनेगा? 6.8 नहीं 9.6। और NCI के लिए कितना बनेगा? 2.4। और अगर आपने ये चार्ज किया हो प्रोपोर्शन पे, तो NCI को कितना मिलेगा? 0, और पेरेंट को कितना मिलेगा? 12 का 12 मिलेगा। ओके, ये हम इम्पेयरमेंट एक्सपेंस की बात करें। गुडविल सारे का सारा किसको चार्ज किया जाएगा? जाके गुडविल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एसेट के अंदर आ रहा होगा। गॉट इट? चलें जी, अब हम आगे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं कि हमने एग्जाम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। देखिए, एग्जाम के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में 2 चीज़ों के बारे में हमारे से पूछेगा। नंबर 1 अब वो कहेगा जनाब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें। नंबर 2 वो कहेगा जनाब आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपने बना के देनी है। दोनों के अंदर एक एडजस्टमेंट, एक नहीं 5-7 एडजस्टमेंट्स हैं, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा कि मैक्सिमम कौन सी एडजस्टमेंट पूछ सकता है। ओके, बिठा दो उसको। पहले हम लोग सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको एग्जाम में आपने कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग सीखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर 2-3 स्टेप्स हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लें तो आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, उन स्टेप्स को फॉलो करने के साथ साथ आप लोगों को मैक्सिमम जो उसमें चीज़ें एडजस्ट करवाई जा सकती हैं उनकी वर्किंग के अंदर, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो हम जनाब स्टार्ट करते हैं हमारे हाउ टू सॉल्व एग्जाम क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने प्रिपेयर करनी है किस तरह से, लिख देते हैं हाउ टू प्रिपेयर इसको ना नोट कर लीजिएगा लाजमी, ये क्योंकि आपकी बुक में ये नहीं लिखी हुई वर्किंग्स। हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेप नंबर 1 है जनाब, इसमें आपको जिस तरह की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हो ओपनिंग में, ठीक है, या क्लोजिंग में, आपने एज इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेनी है। यानी कि प्रिपेयर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपको दिया हो वो आपने फॉर्मेट जो है वो बना लेना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और वो फॉर्मेट कौन सा होगा? वो फॉर्मेट वही होगा, इक्विटी में आ जाएगा जनाब आपका शेयर, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, अदर रिजर्व्स आपके आ जाएंगे, गुडविल आपके पास आ जाएगी, और नीचे जनाब आपके जो एसेट्स वगैरह है उसके अंदर जो है वो हम उसको मेंशन कर देंगे, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम लोग क्लब कर लेंगे। ओके, रही बात एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट अभी आप लोगों को एंड में बताऊंगा कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट आ सकती है। ठीक है, सबसे पहला काम जनाब प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और सेकंड स्टेप जो है हमारा वो है जनाब प्रिपेयर
5 वर्किंग्स। बेटा हर हाल में आपने ये 5 वर्किंग बनानी ही बनानी है। ये 5 वर्किंग कर लेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहीं नहीं जा रही। ओके 5 वर्किंग कर लेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहीं नहीं जा रही। सबसे पहले वर्किंग है जनाब आपकी, मैं ना नीचे इस यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चाहें तो आप इन वर्किंग्स को अलग से मेंशन कर सकते हैं। अच्छा बल्कि ऐसा करते हैं, स्टेप्स पहले सारे इकट्ठे लिख लेते हैं, बाद में वर्किंग सारी इकट्ठी लिख लेंगे। स्टेप नंबर 3 कहते हैं जनाब इनकॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स। वो एडजस्टमेंट हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन सी आ सकते हैं एडजस्टमेंट और उनका इफेक्ट क्या क्या निकलेगा, वो इंशाल्लाह वर्किंग के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। और स्टेप नंबर 4 जो है जनाब प्लग इन वैल्यूज इन फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बस ये जनाब आपने 4 स्टेप में करना। मेजर काम आपका वो 5 वर्किंग्स हैं, सारी की सारी कहानी 5 वर्किंग से निकलनी है। ठीक है जी, इन 5 वर्किंग से आपको गुडविल मिलेगी, इन्हीं 5 वर्किंग से आपको एनसीआई मिलेगा। ओके इन्हीं 5 वर्किंग से जनाब आपको पता चलेगा कि आपने किन किन चीज़ों को कंसीडर करना और किन को कंसीडर नहीं करना। क्लियर? अच्छा जी, अब रिटेन अर्निंग जो है वो जब आपकी अपनी रिटेन अर्निंग होगी तो वो कुछ और होगी, और जब आप अपनी रिटेन अर्निंग ग्रुप में बना रहे होंगे, ग्रुप रिटेन अर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट होगी। ओके तो हम ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो वर्किंग है, मैं वर्किंग की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ, साथ साथ में मिटाता भी जाऊँगा। ठीक है, तो जो सबसे पहली वर्किंग है, वर्किंग 1 जो है दैट इज ग्रुप स्ट्रक्चर। वो कितना है जनाब, वो क्या चीज है, दैट इज ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर में आपने क्या कुछ लिखना है जी? ग्रुप स्ट्रक्चर में एक तो आपने सब्सिडरी का नाम लिखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने लिखना है जनाब आपकी एक्विजिशन डेट क्या है। थर्ड नंबर पे आपने लिखना है जनाब आपका पेरेंट की ओनरशिप कितनी है। फोर्थ नंबर पे आपने लिखना है कि एनसीआई का मेथड क्या है। वो जो अभी हमने 2 मेथड पढ़े हैं ना, एट फेयर वैल्यू और एट जो है प्रपोर्शन। ठीक है जी, प्रपोर्शन। गुडविल का गुडविल मेथड आप इसको कह दें या एनसीआई के मेथड आप इसको कह दें। ओके, पेरेंट ओनरशिप। इसके साथ आप बेशक एनसीआई भी लिख लें, एनसीआई का भी शेयर साथ में हम मेंशन कर देंगे। बेसिकली ग्रुप वर्किंग 1 का मकसद जो है वो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, कि सब्सिडरी का नाम, उसमें आपकी ओनरशिप कितनी है, एनसीआई की ओनरशिप कितनी है, एनसीआई को किस मेथड के तहत, यानी कि गुडविल को रिकॉर्डिंग करने के लिए कौन सा एनसीआई मेथड आपने यूज़ किया। ओके, ये चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद आता है जनाब हमारी वर्किंग 2, जो हम कह रहे थे ना कि जनाब आपने एनसीआई को चेक करने के लिए आपने नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट, ठीक है, जिसको हम लोग कहा करते थे कि सब्सिडरीज इक्विटी एट एक्विजिशन डेट। तो अब देखिए एक चीज़ है, सिंपल सी बात है, एक मिस्टर ए है, कहानी सुनिएगा बस। उसने क्या किया, उसने एक कंपनी का डिबेंचर परचेज कर लिया 100 रुपए के लिए। ओके, अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब ये डिबेंचर था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। साल बाद इसने 110 रुपए का हो जाना था। लेकिन 6 महीने के बाद ही, लेट सपोज ये 1/1/2024 की बात कर रहे हैं, और 6 महीने के बाद ही 30/6/2024 को क्या हुआ, इसने डिबेंचर बेच दिया। डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी उस टाइम पे, अगर साल बाद इसने 110 का होना था तो उस टाइम पे 105 का हो जाना था। अच्छा, अब इसने क्या किया जी, अब इसने ये वाला डिबेंचर बेच दिया मिस्टर बी को।
ये डिबेंचर किसको बेच दिया? मिस्टर बी किसने बेच दिया? अब मिस्टर बी ने कितने का डिबेंचर परचेज किया? 105 का। जब पूरा साल गुजरा, 31 दिसंबर आया, तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 110 रुपए। अब ये 10 रुपए क्या थे? 10 रुपए जो थे वो इंटरेस्ट थे, लेकिन इसमें से 5 रुपए किसके हैं? मिलेंगे तो मिस्टर बी को 10 रुपए के 10 रुपए, ठीक है। लेकिन वो क्या कहेगा कि जनाब इसमें से 5 तो मेरे लिए इंटरेस्ट है, लेकिन 5 मेरा जो है वो परचेज इंटरेस्ट है। 5 रुपए मेरा क्या है? परचेज इंटरेस्ट है। इस चीज को वो एक नाम देता, बड़ा मजे का नाम, इंशाल्लाह जब आप फॉर्म में जाएंगे तो ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटीज वगैरह में एडवाइजरी का बिजनेस करते हुए, यानी कि वहाँ पे आर्टिकल्स आपके करते हुए, तो वहाँ पे कंपनी के शेयर्स को भी आपको बार बार डिस्कस करना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट आपने परचेज किया वो तो आपने पैसे देके परचेज किया ना। 105 रुपये का आपने खरीदा था, 5 रुपये तो आपने परचेज किए, 5 रुपये आपको उसके ऊपर मिल गए। इसको कहते हैं डर्टी इंटरेस्ट। ये डर्टी इंटरेस्ट आपको ये टर्म बार बार सुनने को मिलेगी, इंशाल्लाह सीफैप में भी सुनने को मिलेगी, लेकिन आर्टिकल में पहले ही आप सुन लेंगे। डर्टी इंटरेस्ट आपसे पार्टनर पूछेगा, अच्छा इनका बताओ, आप कहेंगे कि सर ये मतलब 1 मिलियन का जो है वो हमें इंटरेस्ट आया, वो कहेगा इसमें बताओ डर्टी इंटरेस्ट कितना है। वो डर्टी इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? जी, जो आपने इंटरेस्ट परचेज किया, मतलब आपका इसमें फायदा कितने का हुआ, असल नेट फायदा आपका कितने का हुआ डर्टी इंटरेस्ट माइनस करने के बाद। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये सारा कुछ अच्छा। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, जिसका मकसद एग्जांपल देने का मकसद ये था, देखिए बेटा फायदा कितने का हुआ? 10 रुपए का, ठीक है। जब मैंने एक्वायर किया था, मिस्टर बी ने जब एक्वायर किया था, उस टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी थी? 105 थी। पोस्ट एक्विजिशन में, एक्विजिशन के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 110, ठीक है जी। हम क्या कहेंगे कि आपको जो फायदा मिला था, आपको फायदा कितने का मिला? आपको फायदा मिला सिर्फ और सिर्फ 5 का। इसका मतलब ये हुआ कि इस 100 वाले डिबेंचर में 100 रुपए वाला डिबेंचर जब 110 का हुआ, तो ये है एट एक्विजिशन, ये है पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। इसमें से आपका कितना फायदा हुआ? हमने कहा जी मिस्टर ए को मिले 5 रुपए और मिस्टर बी को भी कितने मिले? 5 रुपए मिले। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखना है कि जो एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में जो फर्क आया, एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में जो, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम पे जो फर्क आया, रिपोर्टिंग टाइम पे ना साल के बाद रिपोर्टिंग टाइम आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन। तो एक्विजिशन और रिपोर्टिंग टाइम में जो डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड पोस्ट एक्विजिशन। अब पोस्ट एक्विजिशन में जितना बेनिफिट आया उसमें मैं देखूंगा कि मेरा हिस्सा कितना है और जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है उसका हिस्सा कितना है। तो आम भाषा के अंदर हम ये बात करेंगे कि जनाब जब हम कंसोलिडेशन कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास एक्विजिशन पे सब्सिडरी की इक्विटी कितनी थी और रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिडरी की इक्विटी कितनी थी। अगर उनमें कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस किसको चार्ज होगा? या तो वो चार्ज किया जाएगा पेरेंट को या फिर वो चार्ज किया जाएगा एनसीआई को, ठीक है। तो हमने मेंशन करना कि जनाब पेरेंट को इतना दे रहे हैं हम लोग और एनसीआई को इतना दे रहे हैं हम लोग। गॉट इट? देखिए ना, यहाँ पे तो मैंने 2 बंदों की एग्जांपल दे दी। अगर पेरेंट और सब्सिडरी की एग्जांपल होती या पेरेंट और एनसीआई की एग्जांपल होती, आप ये समझ लीजिए कि ये कोई पेरेंट कंपनी है और ये कोई एनसीआई है। पोस्ट एक्विजिशन में कितना बेनिफिट मिला? 10 रुपए का, ठीक है जी। पोस्ट एक्विजिशन पे कितना बेनिफिट था? 10 रुपए का। अब 10 रुपए का बेनिफिट, इसमें से एनसीए का कितना हिस्सा, यानी कि आपके ए का कितना हिस्सा, लेट्स सपोज 5 रुपए, बी का कितना हिस्सा? 5 रुपए। ओके, तो हमने कहा कि जनाब जितना एक्विजिशन के बाद जितना सब्सिडरी को बेनिफिट मिलेगा आप उसके 2 हिस्से करोगे। एक हिस्सा किसको चला जाएगा? पेरेंट को। एक हिस्सा किसको चला जाएगा? सब्सिडरी को, एनसीआई को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आप कंफ्यूज किस पॉइंट पे? सर जो 5, जैसे जो मिस्टर बी मैंने 5 रुपए, सर इसका ना मतलब नहीं बेटा, देखो एक्विजिशन जब हमने एक्वायर किया था डिबेंचर फर्स्ट टाइम जब एक्विजिशन हुई थी, तो नहीं एक साथ नहीं किया होगा, इन्होंने बाद में किया था ना। इसमें से देखो जब डिबेंचर इशू किया गया,
डिबेंचर इशू करने पे उसकी वैल्यू कितनी थी 100, साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई